बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं म्यूचुअल इंडक्शन। और म्यूचुअल इंडक्शन में हम इसी की डेफिनेशन करेंगे, इसकी एनिमेशन देखेंगे और एट द एंड जब फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा फिर इससे रिलेटेड हम बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कंसेप्ट को देखेंगे। तो आइए लेक्चर को शुरू करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ने जा रहे हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल हम म्यूचुअल इंडक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, कंसेप्ट देखेंगे और फिर एंड पे हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला और डेफिनेशन देखेंगे। तो आइए, हमारे पास टू कॉइल्स होंगी यहाँ पे। फर्स्ट कॉइल का नाम है प्राइमरी कॉइल और दूसरी कॉइल का नाम रखते हैं सेकेंडरी कॉइल। और फर्स्ट कॉइल के साथ हम कनेक्ट करते हैं बैटरी और बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया होता है रियोस्टेट। रियोस्टेट का यहाँ पे मेन फंक्शन ये है कि इससे हम रेजिस्टेंस वेरी करते हैं। रेजिस्टेंस वेरी करते हैं तो करंट चेंज होगा और करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो तो फ्लक्स चेंज होगा और यही फ्लक्स हम लिंक्ड करेंगे सेकेंडरी कॉइल के साथ। सेकेंडरी कॉइल के साथ लिंक्ड होगा तो दूसरी कॉइल में भी यही फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। तो फ्लक्स चेंज होने से हमने पढ़ा हुआ है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, अगर फ्लक्स चेंज हो तो ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है और यही ईएमएफ हम सेकेंडरी कॉइल में देख रहे हैं इंड्यूस हो रही होगी। ईएमएफ से क्लोज लूप में सर्किट में यानी कॉइल में करंट आ जाएगा जिसका नाम है इंड्यूस्ड करंट और यही करंट डिटेक्ट करेगा गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन होगी जिससे हमें पता चलेगा कि करंट इंड्यूस हो चुका है यानी ईएमएफ इंड्यूस हो चुकी है। तो आइए इसको डिटेल से देखते हैं। ये थी इसकी एनिमेशन, अब इसको डिटेल से देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। यहाँ पे देखें, फर्स्ट कॉइल प्राइमरी होगी और सेकेंड कॉइल को हम सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। ठीक है, इसको मैं P लिख लेता हूँ, दूसरी को S लिखता हूँ। S फॉर सेकेंडरी, P फॉर प्राइमरी। और यहाँ पे स्विच ओपन है तो इसको क्लोज करते हैं तो करंट फ्लो करेगा। तो लेट यहाँ से करंट आता है, कन्वेंशन है करंट, तो ये यूं आएगा, इस तरह से ये फ्लो कर रहा है। सिमिलर जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पे रियोस्टेट लगाया हुआ है। रियोस्टेट से क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगी। अब रेजिस्टेंस चेंज होने से क्या होना है, रेजिस्टेंस के साथ मैं ना ये डेल्टा लगा रहा हूँ। डेल्टा मीन रेजिस्टेंस चेंज हो रही है। रेजिस्टेंस चेंज होगी तो करंट भी चेंज होगा। तो मैंने डेल्टा आई लगा दी, मतलब करंट चेंज हो रहा है। करंट चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगी। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये दूसरी कॉइल में आ रही है। ठीक है, ये पहली कॉइल में भी होगी, यही मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल में भी होगी। अगर पहली कॉइल में ये मैग्नेटिक फील्ड हो तो क्या होगा, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। अभी हम क्या कह रहे हैं, हमने ये रेजिस्टेंस चेंज की फर्स्ट कॉइल के अंदर रियोस्टेट से और फर्स्ट कॉइल में करंट चेंज होगा, इसका नाम हम रख देंगे प्राइमरी कॉइल। तो इसको मैंने IP से लिख दिया। फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज होगा और फर्स्ट करंट है तो करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, हम जानते हैं। इस करंट की मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इस मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे यूं ड्रा कर लेते हैं। ये रेड लाइन से मैंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ड्रा कर दी। अब देखें, ये इस फर्स्ट कॉइल का करंट है, उसकी मैग्नेटिक फील्ड है और वही मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है दूसरी कॉइल के साथ। दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज भी हो रही है। दूसरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से हमें पता है मैग्नेटिक फ्लक्स से चेंज होगा। ये हमने बड़ा सीक्वेंस से पढ़ा हुआ है। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। अब ईएमएफ इंड्यूस होगी तो यहीं से करंट भी इंड्यूस हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा इंड्यूस करंट। और यहाँ पे गैल्वानोमीटर की डिफ्लेक्शन हमें बता दी कि करंट इंड्यूस हो चुका है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, इस ईएमएफ का हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये पढ़ा था। अब यहां पे देखें, चूंकि ये सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस हो रही है तो इसलिए हम इधर लिख लेंगे ES NS फाई S। S फॉर सेकेंडरी, सेकेंडरी ईएमएफ, सेकेंडरी टर्न्स, सेकेंडरी फ्लक्स। तो यहां पे सेकेंडरी के अराउंड में हम डिस्कस कर रहे हैं तो यहां पे S लगा दिया। अब यहां पे नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है इंड्यूस्ड ईएमएफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। ये हमने डिटेल से पढ़ा हुआ है, लेंसेज लॉ में भी डिटेल से हमने पढ़ा था। ठीक है, अब यहां पे देखें, हम बात करते हैं फ्लक्स की। तो यहाँ पे मैं फ्लक्स लिखता हूँ। तो पहले तो ना इस इक्वेशन का नाम रख देते हैं। ये जो हमने ये डायरेक्ट इक्वेशन लिखी, ये फैराडे लॉ से इक्वेशन आई। हमने पढ़ा हुआ है कि अगर एक टर्न की मैं बात करूं तो 1 टर्न की जो मैग्नेट फ्लक्स होगा उसको मैं लिख लेता हूँ फाई से। ये फर्स्ट टर्न का है। यहाँ पे कितनी टर्न है, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और इस तरह बहुत सारी टर्न्स होंगी, n टर्न्स होंगी। तो यहाँ पे मैंने n लिख दिया। ठीक है, n टर्न्स हैं तो अब मैं कहता हूं एक टर्न का फ्लक्स है तो इधर 1 आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं इधर n टर्न्स हैं, n टर्न्स के लिए इधर हम क्या लगा देंगे, n फाई लगा देंगे और साथ इसके सबस्क्रिप्ट में हम लगा देंगे NS और फाई S। और देखें ये फ्लक्स किसकी वजह से आ रहा है,
ये इस प्राइमरी कॉइल में करंट की वजह से आ रहा है, तो हम फिर क्या कहेंगे कि ये जो फ्लक्स आ रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा करंट की, और ये करंट कौन सा है? प्राइमरी करंट है। प्राइमरी करंट मीन फर्स्ट कॉइल में जो करंट फ्लो कर रहा है उस करंट की मैग्नेटिक फील्ड आई, ये जो हम इधर कह रहे हैं रेजिस्टेंस चेंज की फर्स्ट कॉइल में, फर्स्ट कॉइल का करंट चेंज होगा और करंट की मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ लिंक्ड है, और लिंक्ड होगी तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ आ जाएगी, यानी फ्लक्स आ जाएगा, फ्लक्स से ईएमएफ आएगी, ये लिखा हुआ है। तो इसमें फ्लक्स आएगा, तो इधर वही लिखा फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्राइमरी करंट, और एन भी लगा दिया, मतलब एन टर्न्स का फ्लक्स प्राइमरी करंट के डायरेक्ट है। अब यहां पे ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स, हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करते हैं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? एन एस फाई एस इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, और यहां पे मैंने कांस्टेंट का नाम रख दिया कैपिटल एम, ठीक है, और ये एन एस और फाई एस वैसे ही लगा दिया। कैपिटल एम वर्ड आ रहा है यहां पे, कैपिटल एम जो लेटर है इसका मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस, तो यहां पे मैं हाइडिंग भी लिखता हूं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। यहां पे म्यूचुअल इंडक्टेंस लिखा और इसको हम सिंबॉलिकली कैपिटल एम से लिखेंगे, और यहीं से अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो कैपिटल एम का फॉर्मूला बनेगा कैपिटल एम इज इक्वल टू एन एस फाई एस डिवाइडेड बाय आई पी, ये हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया। अब यहां पे टू टर्म्स हम पढ़ रहे हैं, एक है म्यूचुअल इंडक्शन और दूसरा है म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब दोनों की डेफिनेशन देखते हैं, दोनों में फर्क भी देखते हैं। तो बच्चों यहां पे देखें, म्यूचुअल इंडक्शन का मतलब यह है कि अगर प्राइमरी का करंट चेंज हो और सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस हो जाए, इंड्यूस हो रही है, इंडक्ट हो रही है, तो इसका नाम हो गया इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। ये फिनोमेना है, ऐसा फिनोमेना है जिसमें क्या हो रहा है कि हम प्राइमरी का करंट चेंज कर रहे हैं फर्स्ट कॉइल में और दूसरी कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रही है, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसको इंग्लिश में कहें तो यूं कहेंगे, द फिनोमेना इन विच द चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ इन सेकेंडरी कॉइल इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्शन। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अब इधर दूसरा वर्ड मैंने लिखा हुआ म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस और उधर म्यूचुअल इंडक्शन थोड़ा सा फर्क है। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस में ये बेसिकली इंडक्टेंस लिंक्ड बताती है, जैसे हमने अभी ये कॉइल यहां पे ड्रा की हुई है, तो कॉइल में देखें पहली कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड है दूसरी कॉइल के साथ, ये जितना ज्यादा लिंक्ड होगी इसको हम कहेंगे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस है। इंडक्टेंस ज्यादा लिंक, एक प्राइमरी की मैग्नेटिक फील्ड दूसरी कॉइल के साथ ज्यादा लिंक्ड है तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है। अगर फील्ड कम लिंक्ड होगी तो हम कहेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस कम है। तो बेसिकली म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंक्ड को बताती है कि फर्स्ट कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ कितनी लिंक्ड हो रही है। अब अगर यहां से हम फॉर्मूले से देखें कि इसकी डिपेंडेंस क्या है, तो डेफिनेशन हमने करनी है, डेफिनेशन अभी करते हैं, एक और फॉर्मूला हम लिखते हैं वहीं से हम डेफिनेशन करेंगे। अभी मैं यहीं से ना डिपेंडेंस बता रहा हूं कि म्यूचुअल इंडक्टेंस की डिपेंडेंस क्या है। नंबर एक, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है, इसमें एन आ रहा है, एन आ रहा है, मतलब एन का मतलब है ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पे नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड कर रही है। जितनी टर्न्स ज्यादा होंगी कॉइल में, ठीक है, उतनी ही म्यूचुअल इंडक्टेंस भी ज्यादा होगी, मैग्नेटिक भी ज्यादा लिंक्ड होगी दूसरी कॉइल के साथ, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आ जाए, दूसरा पॉइंट है क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको ए से लिख लेते हैं। जितना कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा होगा उतना ही फ्लक्स ज्यादा लिंक्ड होगा। टू कॉइल्स हैं और दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है, यानी मैं अगर इधर से कहूं तो ये फर्स्ट कॉइल है, इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, और दूसरी कॉइल है, इधर भी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया होगा। ये दोनों एरिया ज्यादा होंगे तो क्या होगा, फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे में ज्यादा लिंक्ड होगी, मतलब लिंक्ड होने को हम क्या कह रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, ये डिपेंड करती है क्लोजनेस पे। जितनी ये दोनों कॉइल ज्यादा क्लोज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा लिंक्ड होगी। तो कॉइल्स को अवे लेकर जाएं तो मैग्नेटिक फील्ड कम लिंक्ड होगी, क्लोज लेकर आए तो मैग्नेटिक फील्ड एक कॉइल की दूसरी के साथ ज्यादा लिंक्ड होगी। तो हमने देख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड क्लोजनेस पे डिपेंड कर रही है। और फोर्थ हम कहते हैं ये नेचर ऑफ कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है, कोर मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। अब कोर मटेरियल क्या है, इस कॉइल के दरमियान में यानी कोर में हम मटेरियल प्लेस कर देते हैं। अब इसके दरमियान हमने मटेरियल प्लेस किया, फर्स्ट में भी सेकंड में, हम कहते हैं सेकंड में मटेरियल प्लेस किया। हो सकता है वो जो मटेरियल हमने दूसरी कॉइल में प्लेस किया है वो मैग्नेटिक फील्ड को लिंक्ड ना होने दें, कम लिंक्ड होने दें या अपोज करें। तो इस वजह से यहाँ पे कोर मटेरियल भी मैटर करता है, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस लिंकेज को बता रही है कि एक की मैग्नेटिक फील्ड दूसरे के साथ कितनी लिंक्ड है या फ्लक्स कितना लिंक्ड है। तो कोर मटेरियल इस तरह से हो, आयरन
सॉफ्ट आयरन होगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड होगी, सॉफ्ट आयरन की उसके में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है और सपोर्ट करती है मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखते हैं फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। फिफ्थ पॉइंट कहते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन भी मैटर करती है, क्वाइल्स की ओरिएंटेशन भी मैटर करती है। ये बुक में नहीं लिखा हुआ ओरिएंटेशन वाला, ओरिएंटेशन मैटर करती है, मतलब क्वाइल्स किस तरह से पड़ी हुई हैं। इस वक्त ये जो क्वाइल्स हमने प्लेस की हुई है ये कोएक्सियल हैं। कोएक्सियल मीन दोनों का एक्सिस सेम है, ठीक है, ये दोनों क्वाइल एक ही एक्सिस के अलोंग पड़ी हुई हैं। अगर ये परपेंडिकुलर हो जाएं, लेट करें ये फर्स्ट क्वाइल और ये फर्स्ट क्वाइल और रेड कलर ये दूसरी क्वाइल है, अब ये परपेंडिकुलर है, अब इनका मैग्नेटिक फील्ड लिंक्ड नहीं होगा। इस तरह से होगा तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम लिंक्ड होगी, इस तरह से होगा तो ये लिंक्ड नहीं होगा। तो ये देखते हैं हम किस तरह से हमने क्वाइल्स को प्लेस्ड किया हुआ है, ये भी बहुत चीजें मैटर कर रही होती हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने देख लिए, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। अब इसको डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने के लिए एक इक्वेशन ड्राइव करते हैं, वहीं से हम इसको फिर डिफाइन भी करते हैं। तो यहाँ पे ना हमने अभी इक्वेशन 1 लिखी थी इंड्यूस्ड ईएमएफ की, इसको मैं अगेन दोबारा लिख रहा हूं। यहां पे लिखा हुआ है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस NS phi s डेल्टा phi s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ये फॉर्मूला लिखा। अब इसमें ऐसा करते हैं, डेल्टा को बाहर ले आते हैं, तो इसको हम यूं लिख सकते हैं माइनस डेल्टा, और डेल्टा को अभी बाहर लिख दिया, डेल्टा मीन चेंज है ना, जस्ट फ्लक्स चेंज है, इसको बाहर लिखा तो ब्रैकेट में क्या लिख दिया NS और phi s लिख दिया और डिवाइडेड बाय यहां पे डेल्टा t आ रहा है। अब ऐसा करेंगे NS और phi s की वैल्यू पुट करते हैं। अभी हम यहां पे बना के आ रहे हैं, NS और phi s की वैल्यू है MP, तो मैं इधर लिख लेता हूं NS phi s इज इक्वल टू MIP, ठीक है। तो ये वैल्यू हम ऐसा करते हैं, यहां पे पुट कर देते हैं, NS phi s की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहां पे अब जो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा EMF का, ये फार्मूला हमारे पास बनेगा EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा, वैसे ही आ गया, और ब्रैकेट में NS phi s की जगह पे अब आ जाएगा MIP डिवाइडेड बाय यहां पे आ जाएगा डेल्टा t। अब ऐसे करें, डेल्टा और माइनस को दोबारा मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, हम इसको अगेन मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस m, डेल्टा को I के साथ लगाएंगे। I के साथ क्यों लगाया, क्योंकि करंट चेंज होना है। m तो हमें पता है ये कांस्टेंट फैक्टर है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी है, ठीक है, इसलिए ये डेल्टा I के साथ लगाया, करंट चेंज होगा। तो हमारे पास ये एक और फॉर्मूला बन गया। यहां से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो इंड्यूस्ड EMF है ये डायरेक्ट पोर्शन है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट के, मतलब प्राइमरी करंट में जितना ज्यादा करंट चेंज होगा सेकेंडरी कॉइल में उतनी ज्यादा EMF भी इंड्यूस्ड हो रही होगी, ठीक है। तो यहां पे एक और रिजल्ट भी निकल गया। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के डायरेक्ट है, आज क्या पता चला EMF इंड्यूस रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट के भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होती है। अब देखें यहां पे इस फॉर्मूले से नेगेटिव को हटा दें, नेगेटिव का जस्ट ये मतलब है इंड्यूस्ड EMF रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को अपोज कर रही है, नेगेटिव को यहां पे रिमूव कर दें और m की हम वैल्यू लिखते हैं, तो m यहां से किसके इक्वल आ जाएगा, तो स्टूडेंट्स यहां पे देखें m किसके इक्वल आ जाएगा, ये आ जाएगा EMF डिवाइडेड बाय डेल्टा IP डिवाइडेड बाय डेल्टा t, ठीक है ना। इस फैक्टर को, ये जो फैक्टर आ रहा है इसको दूसरी तरफ हम डिवाइड कर देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये कैपिटल M की हमारे पास वैल्यू आ गई और कैपिटल M की हमारे पास वैल्यू आ रही है M इज इक्वल टू इंड्यूस EMF डिवाइडेड बाय डेल्टा IP ओवर डेल्टा t। अब यहीं से हम इसकी डेफिनेशन भी कर देंगे, ठीक है। हमने डेफिनेशन करनी है इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस की, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की डेफिनेशन करनी है। तो ये यहां पे क्या आ रहा है, EMF है और ये एवरेज EMF है। एवरेज क्यों है, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स है, हर टर्न्स में EMF आ रही होगी, उनका एवरेज हम कंसिडर करेंगे। तो रेशो है, किसका रेशो है, द रेशो ऑफ एवरेज इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल टू द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको यूं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसको यूं भी कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, द EMF इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइमरी करंट इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये दोनों तरह से हमने डिफाइन कर दिया। अब इसका लिखते हैं यूनिट, तो यूनिट लिखने के लिए हम इसको यूं करते हैं कि ये फॉर्मूले से हम बेसिकली ना यूनिट बना रहे होते हैं। तो यहां पे हम फॉर्मूले से यूनिट बनाते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा, m का यूनिट बनाएं तो आप लिखें EMF का ये फॉर्मूला है, ये मैं फॉर्मूला दोबारा लिख लेता हूं, m इज इक्वल टू EMF डिवाइडेड बाय डेल्टा IP डिवाइडेड बाय t। अब देखें यूनिट लिखने हैं, तो EMF का जो यूनिट है हमें पता है वो वोल्ट होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय करंट का एम्पेयर होता है और टाइम का सेकंड होता है। इसको सोल्व कर लें, सेकंड ऊपर चला जाएगा, वोल्ट सेकंड
डिवाइडेड बाय एम्पेयर आ जाएगा। एम्पेयर को ऊपर ले जाए न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर, और इसको हम कहते हैं ये हेनरी के इक्वल है। ठीक है, ये हेनरी इसका ऐसा यूनिट है और हेनरी इक्वल टू वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर है। और इधर हम हेनरी की डेफिनेशन भी कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। ठीक है, हेनरी इक्वल टू वोल्ट पर एम्पेयर पर सेकंड, इस तरह से बना सकते हैं, वोल्ट सेकंड पर एम्पेयर बना सकते हैं। अब देखें यहां से हम डेफिनेशन करते हैं, और मैं यूजुअली जब भी डेफिनेशन करता हूं आपको पता है यहां पे हम यूनिट 1 लगा देते हैं और डिफाइन कर देते हैं। अब इसकी हेनरी की डेफिनेशन यूं कहेंगे, हम कहेंगे हेनरी कैन बी डिफाइंड एज, इधर हम इसकी डेफिनेशन करेंगे the 1 volt EMF induced in secondary coil due to the rate of change of 1 ampere current in primary coil in 1 second is called Henry। ठीक है, तो ये हेनरी की डेफिनेशन हो गया, आपकी बुक्स में लिखी हुई है, वो ग्रीन कलर में हाईलाइट भी की हुई है। तो स्टूडेंट्स ये हमने टॉपिक पढ़ लिया। ठीक है, तो अब देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज कहाँ पे होती है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो बच्चों इसकी जो मेन एप्लीकेशन है ना, हम इसको ट्रांसफार्मर में यूज करते हैं, और ट्रांसफार्मर इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। ठीक है, 15 चैप्टर में इसके लास्ट में ट्रांसफार्मर है, और ये आप डेली लाइफ में भी यूज भी करते हैं। हम करंट को वापडा से घरों तक ट्रांसफर करते हैं, तो ये ट्रांसफार्मर की मदद से हेल्प से हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं। और इसके अंदर जो फिनोमेना यूज हो रहा होता है इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और म्यूचुअल इंडक्शन आपको बता दिया, प्राइमरी में करंट चेंज होगा, सेकेंडरी में ईएमएफ आएगी, इसको म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्शन का फिनोमेना ट्रांसफार्मर में भी यूज होता है। तो ये हमने देख लिया, इसकी एप्लीकेशन भी देख ली कि कहाँ पे यूज होता है। अगर देखें मेरे पास अगर 2 कॉइल्स हैं, ठीक है, मैं कहता हूं कि वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो क्या फ्लक्स लिंक्ड होगा? तो फिर लिंक्ड नहीं होगा। अब मैं कहता हूं 2 कॉइल्स हैं और वो एक दूसरे के क्लोज आ रही हैं, तो आप बताएं क्लोज आने से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी? म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि अब मैग्नेटिक फील्ड का लिंकेज ज्यादा हो रहा है। तो जब लिंकेज ज्यादा होगा तो इसी तरह म्यूचुअल इंडक्शन भी ज्यादा होगी, मतलब ईएमएफ इंड्यूस ज्यादा होगी। म्यूचुअल इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्टेंस, इंडक्टेंस में क्या होता है? लिंक्ड हो रही होती है, और इंडक्शन में क्या हो रहा होता है? ये फिनोमेना है जिसमें ईएमएफ इंड्यूस होती है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गई होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।